वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। आज इस चैनल पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये है पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा के रिगार्डिंग। तो ये वीज़ा स्पेशली देखिए उन लोगों के लिए, सबसे पहले तो जो यूरोप में एंटर भी कर चुके हैं, वो स्टडी बेस पर यहाँ पर आए हैं या फिर कभी टूरिज़्म पर भी आए हैं। अब उन्हें अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड करना है। सबसे पहले तो मैं उनकी बात करूँ जो कि यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इन द अदर शेंजन कंट्री, और उन्हें अपने पेपर्स बनाने हैं लेकिन स्टिल वो अपना वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर पा रहे, या उन्हें जॉब सर्च वीज़ा मिला था उन कंट्रीज़ का लेकिन वो वहाँ पर अपनी जॉब जो थी वो सर्च नहीं कर पाए। उस केस में उनके पास क्या अल्टरनेट है? तो इस केस में वो पुर्तगाल में अपना जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर अपनी स्टडी के बेस पर आ सकते हैं। लेकिन स्टडी के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप स्टडी के बेस पे पुर्तगाल आना चाहते हो तो उसका जो इंटेक आएगा वो जैन फेब का इंटेक होगा फ्यूचर में। तो प्रेजेंट के उसके जो सभी इंटेक हैं वो क्लोज्ड हो चुके हैं, क्योंकि जो लास्ट इंटेक इसका जाता है 3 टाइम्स इसकी जो कॉल्स ओपन होती है, तो जो लास्ट कॉल थी वो ऑलरेडी इसकी जून जुलाई में ओपन हो चुकी थी। तो जुलाई इसका लास्ट था और अभी जो है इसकी सभी कॉल्स जो हैं वो क्लोज हो चुकी हैं। सो नेक्स्ट जो इसका इनटेक होगा वो जैन में ओपन होगा, जैन या फेब का। वो भी यूनी टू यूनी डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फेब से स्टार्ट करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो जैन से स्टार्ट करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में जॉब सीकर वीज़ा की। तो जॉब सीकर वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है, देखिए अगर तो आप अपनी होम कंट्री से जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री करके आए हो और आप शेंजन में अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हो, फर्दर आपने वहाँ पे 1 ईयर कर लिया या आपने कंप्लीट अपनी मास्टर्स कर लिया, आप टू जॉब सीकर वीज़ा पे हो अपनी उसी कंट्री में शेंजन में, लेकिन आपको किसी रीज़न से जॉब फाइंड नहीं हो रही है, तो आप उस केस में अपना जो है वो जॉब सीकर वीज़ा यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए आपको सबसे पहले आपकी जो स्टडी है वो किस फील्ड में है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आपके पास कोई भी स्किल हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म का स्किल हो, चाहे आपके पास किसी भी तरह का आईटी स्किल होना चाहिए, आपने आईटीआई की होनी चाहिए अपनी मैकेनिकल में, या फिर आपने किसी सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस अगर है, आपके पास कारपेंटर का स्किल है, प्लम्बिंग का स्किल है, तो किसी भी तरह की अगर आपके पास स्पेशलिटी है किसी भी स्किल में, तो आप वहाँ पर जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करना होता है, और सेकेंडली एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, आप अपना जो जॉब सीकर वीज़ा होता है वो आर्टिकल 77 के अंडर आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं इन द पोर्चुगल। तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन भी प्रोवाइड होती है। अब सेकंड थिंग देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपको अपना जॉब सीकर वीज़ा पोर्चुगल में अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद 2 फोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए। सेकंड है आपके पास जो यहाँ का नेशनैलिटी, आपका जो स्टेटस है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो, आईडी जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स की आपकी जो है वो वैलिडिटी होनी चाहिए। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, तो पीसीसी आपको रिक्वायर्ड होगी अपनी होम कंट्री से, और जहाँ भी आपने 1 ईयर तक स्टे किया है जिस भी कंट्री में, आपको वहाँ की पीसीसी जो होगी लेटेस्ट हमें प्रोवाइड करनी होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बिना आपको क्या चाहिए, वहाँ का IEFP, जिसमें क्या होता है कि आपका एक यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ पर आपको अपना जो नेम होता है वो रजिस्टर्ड करवाना होता है। उसके आपको एक डेक्लेरेशन चाहिए होगा, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा, उसकी आपको डेक्लेरेशन भी साथ में लगानी पड़ेगी। इसके बिना आपको अपना यहाँ पर लिविंग फंड्स दिखाने होंगे। लिविंग फंड जो आपको दिखाने होंगे वो आपको 3 मंथ्स की यहाँ की बेसिक सैलरी के इक्वल जो होंगे वो आपको फंड्स दिखाने होंगे। ये जो जॉब सीकर वीज़ा होता है ये आपका 120 डेज़ का वीज़ा दिया जाता है आपको, जिसको आप फर्दर 60 डेज़ तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो मीन्स ये वीज़ा 120 डेज़ का है, बट इट इज़ एक्सटेंडेबल फॉर द 60 डेज़ फर्दर। उसी 120 डेज़ के अंदर आपको अपनी जो जॉब होता है वो आपको फाइंड करनी होती है, और आपको तब ये प्रूफ अपना साथ में अटैच करना पड़ता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ।
IEFP। तो ये वाला जो आप फॉर्म भरेंगे, इसकी डिक्लेरेशन आपकी साथ में लगेगी व्हेन यू अप्लाइंग फॉर द फर्दर वीज़ा फॉर द वर्क परमिट। नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पे अपनी चाहिए वो है आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। तो जितने टाइम का आपका यहाँ का स्टे होगा उतने टाइम की आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर ट्रैवल की और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों दिखानी होंगी, जिसमें आपकी किसी भी तरह की अगर हेल्थ इशू होता है तो वो आपकी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। और अगर आपका किसी भी तरह का ट्रैवल में आपका कोई बैग लॉस्ट हो गया है, समथिंग किसी भी तरह की आपके साथ मिस हैपनिंग होती है ड्यूरिंग ट्रैवल भी, तो वो भी आपकी सभी जो कंसर्न होगी वो इसी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर कवर की जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है, आपके पास आपकी रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए व्हेन जब आप अपनी फ़ाइल अप्लाई करेंगे फॉर द पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा में, दैट टाइम आपको अपने आने की और जाने की यानी कि दोनों टिकट्स आपको साथ में अटैच करनी होंगी। मैंडेटरी नहीं है कि आप ये टिकट्स वहाँ पर हमें बाय ही करनी है, हम इसे डमी टिकट ही साथ में अटैच कर सकते हो, बिकॉज उन्हें आपको सिर्फ उन्हें शो करना है कि आप यहाँ एज अ विजिट करने के लिए आ रहे हैं, फॉर एम्प्लॉयमेंट सर्च करने के लिए आ रहे हैं और आप इस टाइम पीरियड के बाद वापस वहाँ से जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये टिकट्स उन्हें रिजर्व करके दिखानी होती है। तो मस्ट नहीं है कि आपको ये टिकट जो होंगी वो बाय करनी है, ये टिकट्स आप डमी टिकट्स ही साथ में अटैच करेंगे। सो नेक्स्ट है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आई होप सो आपको क्लियर हो गए हैं। एक आपको आपके स्टडी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करने होंगे। देखिए, जब आपको पता है कि हमें वीज़ा की श्योरिटी चाहिए तो हमें उससे रेलिवेंट तो कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। अब स्टडी के लिए आ रहे हो तो अब नेचुरल है हम स्टडी के डॉक्यूमेंट्स सिखाएंगे, लेकिन हम आ रहे हैं जॉब सीकर वीज़ा पे। तो जॉब सीकर वीज़ा पे आपके पास दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो आप प्लीज़ अपना CV बनाइए, साथ में आपका सेकंड डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें आप अपना अटैच करेंगे स्टडी के एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स कि आपने एजुकेशन क्या कंप्लीट की हुई है। और ये जो स्टडी से रिलेटेड आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी ये आपकी उस फॉर्म में, डिक्लेरेशन फॉर्म में ही फिल हो जाएगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, IEFP का। IEFP का फॉर्म में ही आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की डिटेल होगी वो भी अटैच हो जाएगी। लेकिन फर्दर आपको एम्बेसी को भी ये डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपके अटैच करने होंगे, जो कि आपको इससे पॉजिटिव रीज़न दें कि आपको वो वीज़ा क्यों दें, क्या रीज़न है जिसके बिहाफ पे आपको ये वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाए। ऐसे क्या स्किल्स आपके पास हैं, क्या आपकी स्पेशलिटी है दैट यू वांट टू कम टू पोर्चुगल फॉर द जॉब सीकिंग एंड वी विल ग्रांट यू द वीज़ा ऑफ द जॉब सीकर। सो दे वांट अ रीज़न बिहाइंड इट, और आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मैंडेटरी आपके लिए कि आप वहाँ पर अपने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स की आपके पास स्पेशलिटी है। मैं ये नहीं कहती हूँ इसमें बहुत हाई एजुकेशन वाले पर्सन्स आए, बिकॉज आई नो कि जो भी इंडिया से पर्सन्स या एशिया से पर्सन्स आते हैं उनकी एजुकेशन यहाँ पर फॉर द जो लेबर मार्केट के लिए आ रहे हैं तो मस्ट नहीं है उनकी जो स्किल्स है वो बहुत हाई होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी भी फील्ड में आपने ITI की हुई है, आपका डिप्लोमा भी है किसी भी फील्ड में, सपोज़ आपने अपना डिप्लोमा किया हुआ है 2 या 3 इयर्स का, या आपने ITI की है 2 इयर्स की, या फर्दर आपकी 1 ईयर की ITI है और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस है विद इन अ रेलिवेंट फील्ड, या किसी बंदे ने अपनी एजुकेशन सपोज़ आपकी 10th या 12th की ही स्टडी है लेकिन उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है, आप कुछ काम कर रहे हो स्पेशलिटी किसी स्किल्स में, आप कारपेंटर की जॉब करते हो अपनी होम कंट्री में, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास मैकेनिकल एक्सपीरियंस है, आपके पास किसी तरह का कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है, लेकिन कुछ आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। आप उसके साथ अपना पे स्लिप्स, अगर आपका बिजनेस है तो देखिए आप उसके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट लगाइए कि मैं इस प्रोफेशन का काम कर रहा हूँ और ये मेरा बिजनेस है, इसका ये करंट अकाउंट है, इसकी ये फर्दर उसमें आपकी वो ट्रांजैक्शंस उसी काम से रिलेटेड होनी चाहिए, उस बिज़नेस का रजिस्टर्ड, वो आपका एक एक्सपीरियंस काउंट होता है। इसको मैं उस वे में नहीं दिखा रही कि ये आपका टूरिस्ट वीज़े के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट लाइक रिप्रेजेंट दिस एज अ टूरिस्ट वीज़ा, बट हम इसे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक स्किल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि आपका उसी सेम फील्ड का प्रोफेशन है। तो सेम फील्ड का प्रोफेशन है मीन्स आपको सेम आपका बिजनेस है, प्लम्बिंग का, कारपेंटर का बिजनेस है, आपके साथ में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं लेकिन आप खुद भी काम करते हो। आप का बिजनेस है किसी, सपोज करो कारपेंटर का, तो आपने एम्प्लॉयज़ भी रखे हैं बिकॉज आपका जो बिजनेस है वो थोड़ा
काफ़ी एज अ बिग स्केल, लार्ज स्केल बहुत नहीं लेकिन स्मॉल स्केल पे भी बिजनेस है, तो भी आप 2-3 पर्सन्स वहाँ पे काम करते हो, आपने एम्प्लॉय साथ में रखे हुए हैं, लेकिन आपका उसका करंट अकाउंट होना चाहिए जिसमें हम ये शो कर सकें कि ये फ़र्म इस बंदे के नाम से रजिस्टर्ड है, ये इसका काम है। उसकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट वहाँ पे ये चीज़ शो करेगी कि हाँ जी ये इस बिज़नेस को हैंडल कर रहा है, तो ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ दिस वर्क। तो हमें मेन अपने आप को उसी के लिए रिप्रेजेंट करना है। और सेकंड, अगर आप जॉब करते हो तो आपको उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट, आपको वहाँ का एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, उसकी सैलरी स्लिप्स दिखानी पड़ेंगी, उसका एक्सपीरियंस हो गया, तो ये सब चीज़ें उस केस में आपको दिखानी पड़ेंगी। तो इसमें बात करूँ एनओसी की, तो इसमें तो आपका देखिए अगर आप जॉब सर्च वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका वो प्रीवियस होगा, तो आपका रेजिग्नेशन या वहाँ पे रिज़ाइन नहीं या समथिंग आपने वो जॉब छोड़ दिया तो उसका डॉक्यूमेंट आपका एक्सपीरियंस का वहाँ पे आप अटैच कर सकते हो कि मेरे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो मेन जो हमारा रीज़न है यहाँ पे अपना करंट अकाउंट या अपनी सैलरी स्लिप्स लगाने का, वो यही रीज़न है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट them regarding that we have experience in the specific field and we have our education also in a specific field for which I'm going to apply my job search visa। तो जब आप अपना वो फॉर्म फिल करेंगे उसी में आपको अपना, आपके पास होते हैं कि आप किसी भी 5 स्किल्स में आप टिक करेंगे उस फॉर्म में कि मुझे इस स्पेशल फील्ड की नॉलेज है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हो, किसी ने एमबीए की हुई है, किसी ने बीबीए की है, पीबीएम की हुई है, वो बिज़नेस में अपना दिखा सकते हैं। उसके बाद उसकी बैंकिंग की जॉब है तो उससे रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस साथ में अटैच कर सकते हैं। किसी का आईटी का है तो अपना आईटी की फील्ड में दिखाएंगे, उसके बाद उसकी रेलेवेंट जॉब उसी फील्ड में होती है, वहाँ पे एज अ आप इंस्ट्रक्टर हो या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, आप आपका कोई भी एज अ वहाँ पर जॉब है, किसी भी स्पेशलिटी है, कोई लैंग्वेज में स्पेशलिटी है, जावा डेवलपर हो आप या पाइथन में एक एक्सपर्ट हो, आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उसमें और आप वहाँ पे एज अ स्टडी किया हुआ है, तो फर्दर आप यहाँ पे उस स्टडी के लिए आना चाहते हो, सॉरी जॉब के लिए आना चाहते हो, तो उस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ सेक्टर में आपका है, आपका एक्सपीरियंस है, किसी ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर किसी ने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया हुआ है इंडिया में या अपनी भी अपनी होम कंट्री में, हेल्थ सेक्टर में कोई भी आपका एक्सपीरियंस है और आपके पास स्टडी के बाद आपने फर्दर एक्सपीरियंस लिया है, आपने किसी हॉस्पिटल में जॉब की हुई है उससे रिलेटेड, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपके जब आप उस फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर वो सभी इंफॉर्मेशन जो होती है उससे रेलेवेंट वो वहाँ पर अटैच करनी पड़ती है। तो ये सब प्रूफ आप अटैच करेंगे वहाँ पे और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा है, आपने अपने जो फाइनेंशियल प्रूफ है वो भी साथ में अटैच कर दिए हैं कि आप अपना इतना जो है एक्सपेंस खुद कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपके सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट लग जाएगी, आपकी एफडी भी लग सकती है, लेकिन लिक्विड फंड जो है वो मैंडेटरी होता है लगाना। तो आप जो एफडी है वो आप थोड़े अमाउंट की लगा सकते हैं, लेकिन आप अपना लिक्विड फंड्स जो हो प्लीज़ उसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करें। एटलीस्ट आप 5 लाख तक का आप लिक्विड फंड्स उसमें दिखा सकते हैं। इवन उन्होंने जो हमें बताया वो सिर्फ उन्होंने बेसिक सैलरी कही है कि उसकी बेसिक सैलरी 1 मंथ की जितनी भी है, आप कह सकते हैं हम मान के चलते हैं कि 850 तक हम पर मंथ का, वैसे उन्होंने 750 बोला लेकिन हम 850 पर मंथ का यहाँ का फाइनेंशियल जो है का लिविंग एक्सपेंस जो है वो शो करते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग जो आपका जो 3 मंथ्स का एटलीस्ट जो आपका मिनिमम अमाउंट होगा वो आपका 25 टू 2700 यूरो तक आप मान के चलिए, वो इतना बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आप 4-5 लाख तक अपने जो फंड्स हैं वो इसमें ज़रूर दिखाएं, अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है यहाँ पे रहने के लिए। और साथ में आपके वो एक्सपीरियंस जो होंगे ये डॉक्यूमेंट्स अटैच हो जाएंगे और आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम द आईईएफपी आप वो साथ में अटैच करेंगे, तो इसके बिहाफ पे आपका जो जॉब सर्च वीज़ा होगा वो अप्लाई होगा। अब ये जॉब सर्च वीज़ा मैंने आपको बताया है 120 डेज़ का आपको इशू होगा, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है 60 डेज़ के लिए। अब आप इसे फर्दर कन्वर्ट करेंगे जब आपको ये जॉब सीकर वीज़ा मिलेगा। इससे पहले ऐसे ही आपको अपना
IAFP जो फॉर्म होगा जैसे ही वो फिल करेंगे, इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन की जो मेल होती है वो रिसीव होती है, और उसमें आपको लिखा जाता है कि अब आप अपना ऑनलाइन जो है वो जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक प्रियर अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपके फिर BFS में फिंगर्स होने होते हैं तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको लेनी होती है। सो ये सारा जो प्रोसेस है ये जॉब सीकर वीज़ा का है। आई थिंक आपको इसके बारे में काफ़ी क्लियर हो गया, और मैंने वर्क परमिट का भी बताया है। इसके बाद जब आपको यहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा मिलता है तो आप उसे आर्टिकल 77 के अंडर वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब ये आपको कैसे हेल्प करता है वर्क परमिट में कन्वर्ट कराने के लिए? जी देखिए, आपके पास 120 डेज़ का टाइम होता है दैट टाइम में, और जो IEFP ये एक यहाँ की एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल एजेंसी है जो कि एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में हेल्प करती है। तो ये आपको मल्टीपल कंपनीज़ में आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करती है, बिकॉज़ जब आप इस फॉर्म को फिल करते हैं ना तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपके पास आती हैं। फर्स्ट, वी हैव अ राइट, क्या आप हमें इस चीज़ का राइट देंगे कि हम आपका जो डाटा है वो कंपनीज़ के साथ शेयर कर सकें। एक इसमें स्टेटमेंट ये दी जाती है कि आप हमें इस चीज़ का राइट देंगे कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो आपका डाटा है वो पुर्तगाल की एम्बेसी के साथ डाटा को शेयर करने का राइट आप दे रहे हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपको ये कहना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल कर रहे हैं वो सब इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल एक्यूरेट है, और इसमें कोई भी फाल्स इंफॉर्मेशन आपने अपडेट नहीं की है। तो ये सब चीज़ें आपकी IEFP फॉर्म में होती हैं। जो लास्ट स्टेटमेंट्स होती हैं जिसको आप क्लिक करते हो तभी ये नेक्स्ट कंटिन्यू होता है, और इसके बाद आपकी जो डिक्लेरेशन होती है वो आपकी गिवन मेल आईडी पे आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इसके बिहाफ पर आपको जो आपकी डिटेल्स है, जैसे मैंने बताया कि अंडर आर्टिकल 77 के अंडर ये आपका जो डाटा है मल्टीपल कंपनीज में शेयर करते हैं, और विद इन 120 डेज़ आपको यहाँ पर अपनी कोई ना कोई जॉब जो होती है वो फाइंड करनी होती है। जब आप अपना एक स्पेसिफिक फील्ड में आप अपनी जॉब फाइंड कर लेते हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट साथ में लगाकर यहाँ पर फर्दर TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी फर्दर कुछ कंडीशंस होती है। देखिए, उसमें आपका शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई अलर्ट नहीं होना चाहिए, आपका किसी भी तरह का ओवरस्टे किसी कंट्री का वो नहीं होना चाहिए, आपको थर्ड कंट्री एंट्री का कोई बैन नहीं होना चाहिए। जो कंडीशंस इसमें मेंशन की गई है या आपका ऐसा कुछ रिफ्यूज़ हो आपकी होम कंट्री से और आपको एंट्री बैन की गई हो, तो ये सब चीज़ें जो हो आपकी कोई भी एक्सेप्टेड नहीं होंगी। तो फर्दर जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ IEFP फॉर्म के रिगार्डिंग। तो जब आपको इसकी डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में अटैच कर दूँगी, तो ये आप खुद से भी अटैच कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिस भी आप फील्ड में अपने कैटेगरी सेलेक्ट करें तो उस कैटेगरी से रिलेटेड ही आपका जॉब एक्सपीरियंस हो, तो ये वेल एंड गुड है टू फाइंड अ गुड जॉब फॉर यू। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए जो फॉर्म्स में है फॉर्म आप प्लीज़ आप खुद से चेक कर लेना, अदरवाइज़ आपको इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपकी डिटेल्स होगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, ये डिटेल्स हैं, आपकी मिशन क्या है यहाँ पर और उसकी वैलिडिटी क्या है पासपोर्ट की, ये सब डिटेल्स आपको सेंड करनी है। आपकी नेशनलिटी क्या है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस क्या है आपका, आपकी एजुकेशन इन कम्प्लीटेड ईयर्स कितने हैं, मतलब कितने समय में आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हुई है। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है प्रोफेशनल का, आप आर्किटेक्ट हो, बायोलॉजी में हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस में हो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट में हो, फाइनेंस अकाउंटेंट में हो, मार्केटिंग में हो, आपका लीगल या सोशल मैटर्स में कोई लॉयर हो, आप कोई केमिस्ट हो या मैथमेटिशियंस हो या कोई साइंटिस्ट हो, या फिर नर्सिस हो, नर्सिस की प्रैक्टिस में हो, या फिर फार्मेसी में हो, हेल्थ प्रोफेशनल हो जिसमें कि थेरेपिस्ट भी आ जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी आते हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। इसके बाद वेटर्निटी असिस्टेंट्स में हो या वेटर्निटी डिपार्टमेंट में आपकी कोई जॉब है, आप टीचर हो, आप एजुकेशन असिस्टेंट हो, या फिर आप एनालिसिस या प्रोग्राम्स में जैसे मैंने बताया था सॉफ्टवेयर वेब या एप्लीकेशंस डेवलपर में हो, आप किसी चीज़ में आप अपनी जो है वो जॉब करते हो, या IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्पेशलिटीज़ हैं आपकी, ऑपरेटर्स की, टेलीकम्युनिकेशन के टेक्नीशियंस में आपकी कोई स्पेशलिटी है, कल्चरल या रिलीजियस एक्टिविटी टेक्नीशियन हो जिसमें हम म्यूज़ियम का कह सकते हैं कि
फोटोग्राफर्स हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटीज़, जिसको हम इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेटर भी कह देते हैं, तो उनकी स्पेशलिटी होती है किसी डेकोरेशन करने के लिए कुछ स्पेशल, किसी के पास हैंड आर्ट क्राफ्ट होता है, उस चीज़ के लिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पर इस चीज़ की बहुत वैल्यू है। आर्टिस्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हो, तो ये चीज़ों के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कॉल सेंटर, टेलीफोनिक एक्सचेंज पर्सनल में। लेकिन देखिए, मैं सबसे आपको ये बात बता रही हूँ, टेलीफोनिक कॉल सेंटर में सिर्फ आपके पास स्पेशलिटी अकेली इंग्लिश नहीं, अगर आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज की नॉलेज है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोफेशन। कुछ लोग इंडिया में भी ऐसे हैं, जैसे मैं गोवा में हैं, जिन्हें की पुर्तगीज़ की नॉलेज अच्छी है, वो पुर्तगीज़ बोल पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इंडिया में जो फ्रेंच की लैंग्वेज सीखते हैं। तो अगर किसी के पास इन लैंग्वेज की नॉलेज है, दे कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट जॉब सर्च वीज़ा इन द पोर्चुगल ऑन दीज लैंग्वेजेस बेसिस, क्योंकि यहाँ पर कॉल सेंटर में इन लैंग्वेज के बेस पर आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जॉब्स भी मिल जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पर। इसके बाद है, अगर आप तो एग्रीकल्चर, फिशिंग, एग्रीकल्चर, ये सब जॉब्स जो हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स की है, या फिर आप किसी तरह का आपके पास फुटवियर्स का, या फिर आपके पास स्टिचिंग की अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाने होंगे, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट के तौर पे हमें कुछ डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, कुछ एविडेंस लगाने पड़ेंगे। अगर आप कहते हैं किसी का उसके रिगार्डिंग कुछ आपने एग्जीबिशंस की हुई हैं, हमें उसके साथ वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इज़ द मेन थिंग हियर, कि आप जो भी प्रोफेशन में हो आपको उस स्किल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देन इट्स इजी टू गेट अ जॉब हेयर। तो ये नहीं है कि हम उस प्रोफेशन के बारे में हमें कुछ नॉलेज नहीं है और या आपके पास उसका कुछ एविडेंस नहीं है, देन आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब ऑन दैट बिहाफ। सो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। आपके पास ड्राइविंग का, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, बसेस का है, तो आप उस बिहाफ पे भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारी होम कंट्रीज़ के लाइसेंस यहाँ पर नहीं चलते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर अपना लाइसेंस यूरोपियन चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ों के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, नहीं, बट या अगर किसी के पास प्रोफेशनल कोई दुबई में या इधर किसी के पास ऐसे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है, वहाँ पर कोई अब्रॉड में इन चीज़ों को लेके काम करे, तो उनके लिए इस वीज़ा को अप्लाई करना बहुत आसान है, तो वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेशनल एरिया जिसमें आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो नेचुरल है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस, आपने स्टडी की है, तो आप उसी फील्ड में अपनी जॉब ढूंढेंगे, तो उसमें आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सब सेम है जो मैंने ऑलरेडी पहले ही आपको बोल के बता दिया है। ये आप फॉर्म में सभी इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं। इसके बाद आप वो पूछेंगे ईयर्स ऑफ आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितने समय का है, तो आपको वो करना पड़ेगा इसमें ऐड। इसके बाद लैंग्वेज की नॉलेज है, तो लैंग्वेज आपके पास है, पुर्तगीज़ है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, तो जो जो आपके पास लैंग्वेज की नॉलेज है आप वहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हो। तो आपके साथ कांटेक्ट वो किस लैंग्वेज में करें, आप वो भी ऐड कर सकते हो इसके साथ। और इसके बाद नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ द कमिटमेंट। या मैं आपको तीनों चीज़ें पहले बता चुकी हूँ कि हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे कि आप एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपका डाटा है वो काउंसलर के साथ या शेयर किया जाए। आप एक्सेप्ट करते हैं जो आपका डाटा है ये कंपनीज़ के साथ शेयर किया जाए, जो कि आपको हेल्प करेंगी फर्दर यहाँ पर, और उसके बिहाफ पे ये बिल्कुल ग्रांट किया जाता है जो वीज़ा होता है। सो ये सब चीज़ें मैंडेटरी है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, how you can apply for the Portugal job seeker visa, and further you can convert it into the work permit, and after that आप अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं, and then yeah, after 5 years you can apply for the PR। यहाँ पर आप पासपोर्ट के लिए, सिटीजनशिप के लिए 5 इयर्स के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो होप सो, आई थिंक आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है। और सेकंड, मैंने इसमें उन पर्सन्स के लिए भी अल्टरनेट है जो कि शेंजन में ही अब्रॉड में बैठे हुए हैं, उनके पास स्किल भी है या यहाँ पे वो स्टडी के लिए आए हुए हैं, उनके पास प्रीवियस स्टडी भी थी और स्टिल वो यहाँ पर रहते हैं, और उन्हें अपनी जिस कंट्री में वो हैं वहाँ पर उनका अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही है, वो अपनी फर्दर वहाँ पे स्टडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास एक अच्छी खासी ऑप्शन है, बिकॉज वो बैचलर डिग्री पे है, कंप्लीट करके आए हैं, वो मास्टर्स पे हैं, या फिर किसी के पास वैसे एक्सपीरियंस है,
तो वो यहाँ पर अपना वीज़ा जॉब सीकिंग वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम। मस्ट नहीं है अभी 88 और 89 आर्टिकल नहीं है तो यू डोंट हैव ऑप्शन, यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। तो स्टडी वीज़ा वालों के लिए तो ऑप्शन स्टडी की भी है, लेकिन उसका जो इनटेक ओपन होगा जो वो अभी जैन फेब का होगा। फर्स्ट जो कॉल होगी, जो सेकंड होगी वो मई जून के अराउंड, सॉरी मार्च अप्रैल के अराउंड है, और एक मई जून के अराउंड होती है, जो कि जुलाई में भी, और ये यूनी टू यूनी डिपेंड करता है, 1 मंथ का लेटर प्रोसेस हो जाता है। और यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस रहती है वो भी 4,000 यूरो टू 6,000 यूरो के एस्टिमेट होती है। बाकी इस पे हम फर्दर अगेन एक डिस्कशन करेंगे, और इसके लिए मैं आपको सभी जो वेबसाइट्स के लिंक है वो मैं आपको साथ में अटैच कर देती हूँ। तो इसे आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग जॉब सीकर वीज़ा। या बट यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है अपॉइंटमेंट्स को लेके, जो अपॉइंटमेंट्स ईजिली थोड़ा नहीं मिल पाती हैं फॉर द जॉब सीकर वीज़ा। अदरवाइज देयर इज़ नो एनी इशू टू अप्लाई इन द जॉब सीकर वीज़ा। तो ये बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं, और अगर आप खुद से नहीं करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी इसके लिए। सो थैंक यू, होप सो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी और काफ़ी हेल्पफुल है कि अल्टरनेट फाइंड, आपके पास एक रेजोल्यूशन है इसका कि अगर आप इस आर्टिकल्स के थ्रू नहीं आ सकते तो आप कैसे यहाँ पर अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल वेल मेरी अभी मैंने प्रीवियस मेरी बहुत सी वीडियोस हैं जिसकी पेंडेंसी पड़ी हुई है। मैंने अभी उस पर भी अपनी SIS अलर्ट पे बहुत कंट्रीज़ के मैंने एड्रेसेस जो हैं वो अपडेट नहीं किए हैं, तो उस पर मेरी बहुत सी वीडियोस जो हैं वो पेंडिंग है, बिकॉज अभी मैं उन पे काम नहीं कर पाई हूँ। और सेकंड अभी मेरा स्वीडन का भी मैंने जॉब जो स्टडी वीज़ा था उसका मैंने सेकंड पार्ट अभी तक नहीं बनाया, बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा लैक ऑफ टाइम की वजह से। थर्ड अभी मैं फ्रांस वीज़ा पे बात करने जा रही हूँ नेक्स्ट मेरी वीडियो में। द रीज़न बिहाइंड दैट अभी फ्रांस का जो इनटेक है वो भी आ रहा है, तो उसके लिए अभी जो लोग हैं वो अपनी होम कंट्री से फ्रांस वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि फ्रांस अब स्टडी वीज़ा का इनटेक उनके ओपन हो रहे हैं प्रेजेंट में, तो वो अपनी एप्लीकेशंस के पोर्टल ओपन करने जा रहा है। तो होप सो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो फ्रांस के स्टडी वीज़ा पे होगी, और इसमें मेरे 4 से 5 वीडियोस बन जाएंगी, अलग अलग टॉपिक होगा। सबसे मैं एक मेन वीडियो होगी जिसमें मैं आपको ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रांस स्टडी वीज़ा एंड क्या उनकी लाइफ, कैसे कैसे आप PR सिटीज़न, तो ओवरऑल मैं एक ओवरव्यू दूंगी। सेकंड जो वीडियो होगी उसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी वो कुछ पार्ट्स में मैं शेयर करूँगी। स्कॉलरशिप्स के बारे में भी शेयर करेंगे कि फ्रांस में अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हो तो वहाँ पर स्कॉलरशिप्स कैसे ले सकते हो, वहाँ पे आप अपने कोर्सेज़ कैसे सर्च कर सकते हो, कैसे अप्लाई करोगे, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि आपको जब वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना है तो उसको प्रोसेस को कैसे करना है, उसकी हर एक वेबसाइट्स जो होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ऑल इन्फॉर्मेशन और फर्दर उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और एक और गुड न्यूज़ है, वेल आपको पता ही है बिकॉज लास्ट ईयर ही फ्रांस ने ये चीज़ की थी कि जब आप स्टडी कंप्लीट करते हो फ्रांस में तो उसके बाद आपको 5 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ प्लीज़ नोट कर लेना कि आप कनाडा भी जाते हो अगर स्टडी वीज़ा के लिए तो आप बहुत पेमेंट वहाँ पर अपना जो फंड्स होते हैं इन्वेस्ट करते हैं स्टडी के लिए। तो सिमिलर अगर आप फ्रांस में आते हो तो फ्रांस में भी आप उतने ही फंड्स इन्वेस्ट करके तो यहाँ पर भी आप अपनी अच्छी इनकम बना सकते हैं। और कनाडा भी अभी फ्रेंच को तो प्रेफर कर ही रहा है कि वहाँ पे भी फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है आपका जो स्कोर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, बिकॉज अब पहले तो कट ऑफ स्कोर होता था लेकिन अभी आपको PR लेने के लिए जो आपको क्रेडिट्स अपने स्कोरिंग चाहिए वो काफ़ी हाई लेवल के स्कोरिंग चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल हो रहे हैं आफ्टर स्टडी के बाद। और अभी जो वहाँ पर प्रेजेंट में भी स्टूडेंट्स हैं जब वो PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ को दोबारा से LMIA बाय करनी पड़ रही है, उनके स्कोर्स जो है वहाँ पे लीड टू PR कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहा है। सो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर लोग फेस कर रहे हैं। सो आई होप सो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आप फ्रांस में भी अपना उसी इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर स्टडी वीज़ा कीजिए, फ्रांस में आप काम कीजिए।
तो इनकम यहाँ पर फ्रांस में बहुत अच्छी इनकम है, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो और बेटर अपॉर्चुनिटी है। या लैंग्वेज तो देखिए, मैं मानती हूँ कि यूरोप में एक लैंग्वेज बैरियर है, बट या स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। कोई भी यूरोप में आता है तो दे नेवर उन्हें वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ ना कुछ वेज़ होते हैं कि आप यहाँ पर अपनी फर्दर सेटलमेंट कहीं ना कहीं तो कर ही लेते हो। सो होप सो, आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी थी, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर हुई हैं और उन लोगों के लिए अल्टरनेट था जिनके पास बहुत कंट्रीज़ में इधर उधर बैठे हैं लेकिन अभी कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रही। वो 88 89 आर्टिकल पे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लेते थे तो उन्हें कुछ ऑप्शंस नहीं मिल रही हैं। बट यहाँ आई सजेस्ट देम टू डू दिस कि जॉब सर्च वीज़ा अपना अप्लाई करें और यहाँ पर अपने फर्दर पेपर कन्वर्ट करवाएं इन Portugal work permit और देन दे विल गेट द TRC हेयर। आफ्टर दैट सेम प्रोसेस आपका वही है, वो आपका PR का 5 years बाद आप पासपोर्ट ले सकते हैं। सो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि इस पे आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है, फेक नहीं है और इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।